हेलो गाइस, दिस इज़ आवर इनकम टैक्स क्लास। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, हमने एग्रीकल्चर इनकम पढ़ ली। ठीक है, अब हमने सैलरी की जो प्रेजेंटेशन रख चुके हैं अब हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज़ द सेकंड हेड ऑफ इनकम टैक्स। इसके 5 हेड्स हैं, जैसे कि आपको पता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल कितने सेक्शंस में आ जाती है? सेक्शन 22 to 27 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? इसके अंदर जो हाउस प्रॉपर्टी लेंगे या तो वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होनी चाहिए या हमने किसी को रेंट पे दी हुई हो। जो हमारा जो इनकम है जो इंक्लूड होगी हाउस प्रॉपर्टी में, वो तो या तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी यूज़ की हुई हो या रेंट पे दी हुई हो, मतलब रेंटल इनकम होनी चाहिए। और ये क्या कब की निकालेंगे हम? प्रीवियस ईयर की। जैसे कि आपको पता है हम जो इनकम लेते हैं वो प्रीवियस ईयर की ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बेसिस ऑफ चार्ज लेते हैं तो हम कैसे चार्ज लगाएंगे? उसकी एनुअल वैल्यू पे लगाएंगे। पूरी जो एनुअल वैल्यू होती है उस पे हम चार्ज लगाएंगे हाउस प्रॉपर्टी की। हमें इसके अंदर 3 जो कंडीशंस है वो लेनी है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप उसके नोट्स बना सकते हैं। क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इसके सेक्शन है 22 to 27। इसमें हम या तो रेंटल इनकम लेते हैं या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी है वो दी होनी चाहिए। अगर किसी और पर्पस के लिए है तो वो किसी और हेड में, लाइक प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। उसके बाद है कि इसका बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? एनुअल वैल्यू। इसकी 3 कंडीशंस है। इसकी 3 कंडीशन क्या है? जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए? या तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनी होनी चाहिए और उसके साथ जो लैंड अटैच है वो अटैच उसके साथ हमने लेनी है। सेकंड है जो एसएससी है वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। थर्ड है कि जो प्रॉपर्टी है वो एसएससी को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट बिल्डिंग और लैंड, सेकंड वो ओनर होना चाहिए और थर्ड वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपेर्टिनेंट देयर टू। ठीक है, अब इसमें क्या है? बिल्डिंग और लैंड दोनों को लेते हैं हम। अगर कोई लैंड है वो वैकेंट है, खाली पड़ी है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्ज नहीं होनी चाहिए। उस लैंड पर बिल्डिंग बनी होनी चाहिए और उस बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अटैच है जो उस बिल्डिंग के साथ यूज होती है वो भी इसके अंदर आएगी। लाइक इसके अंदर बिल्डिंग के अंदर हम क्या ले सकते हैं? रेजिडेंशियल हाउस, कमर्शियल बिल्डिंग जैसे ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, पब्लिक ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल्स, गोडाउन्स, म्यूजिक हॉल, लेक्चर हॉल्स। और लैंड अपेर्टिनेंट क्या होता है कि इसके साथ जैसे आंगन है, लाइक कोर्टयार्ड है, इसका बैकयार्ड है, या कोई प्लेग्राउंड अटैच है, या कोई पार्किंग एरिया अटैच है, पार्किंग स्पेस, या कोई किचन गार्डन है, कोई कंपाउंड है, जो भी अटैच है इसके साथ वो हम साथ में लेंगे अगर हमको इसकी इनकम निकालनी है तो। सेकंड है द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है? एसएससी ओनर होना चाहिए। अगर कोई टेनेंट है वो आगे सब लेटिंग करता है तो वो भी क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका जो रेंटल इनकम है नहीं माना जाएगा। लाइक जैसे अगर मैं ओनर हूँ प्रॉपर्टी की, तो मैं अगर किसी बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को रेंट पर देती हूँ तो वो जो रेंटल इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अगर जिस पर्सन को मैंने रेंट पे दी हुई है वो आगे सब लेटिंग कर देता है तो उसकी जो इनकम आएगी रेंट से वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो किसी और में हेड में आएगी, या तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। ठीक है, इसके अंदर ओनरशिप में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फ्री होल्ड, लीज होल्ड राइट, कोई लीज पे ली हुई है प्रॉपर्टी, या डीम्ड ओनरशिप। हमारे क्या है? वो डीम्ड ओनर है। अब ये डीम्ड ओनरशिप क्या होता है?
डीम्ड ओनरशिप आता है सेक्शन 27 में। आई होप अभी यहाँ तक समझ आ गया होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेसिस ऑफ चार्ज, इसकी 3 कंडीशंस है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे डीम्ड ओनरशिप क्या होता है। डीम्ड ओनरशिप क्या होता है, जो following person are deemed to be the owner of property for the purpose of section 22 to 26 though they are not the legal owners of the property। अब फर्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द स्पाउस और माइनर चाइल्ड। अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड या अपनी स्पाउस को दे दी, स्पाउस को सेपरेशन के पर्पस के लिए नहीं दी हो और माइनर चाइल्ड को दे दी हो, अदर देन एडिक्वेट कंसिडरेशन के अलावा किसी और पर्पज से दिया है, तो जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर। जिस पर्सन ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है वो क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर। सेकंड है होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल एस्टेट। अगर होल्डर ऐसा पर्सन है, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता अदर पर्सन्स के अथॉरिटी से, तो वो क्या हो जाएगी, इम्पार्शियल एस्टेट, लाइक विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। लाइक HUF की प्रॉपर्टी है, HUF की प्रॉपर्टी HUF की फैमिली के सभी जो मेंबर्स हैं यूज करते हैं, बट वो कहलाती किसकी है, कर्ता। ठीक है, तो वो कर्ता क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर किसी मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को, कंपनी को या एसोसिएशन को कोई बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, हमने लीज पर दे रखी है या कुछ भी दे रखा है, तो जो पर्सन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो क्या कहलाएंगे, डीम्ड ओनर कहलाएंगे। उसके बाद है पर्सन इन पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को पोजेशन देता है प्रॉपर्टी के बाय पावर ऑफ अटॉर्नी से, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और वो डीम्ड ओनर कहलाएगा। लाइक उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी, द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग बिटवीन द बायर एंड सेलर। राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकेंड, द सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रोमिस टू बी पेड। सेल जो कंसिडरेशन है या तो उसने पे कर दिया है या प्रोमिस किया है पे करने के लिए। थर्ड है द बायर हैज टेकन द पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग। जो बायर है उसने बिल्डिंग का जो है पोजेशन ले लिया है। उसके बाद है पर्सन एक्वायरिंग लीज राइट फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर। अगर किसी पर्सन ने कोई बिल्डिंग लीज पर ले रखी है 12 साल या 12 साल से ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर। 12 साल से कम का डीम्ड ओनर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है जो डिस्प्यूटेड है, लेकिन अभी जिस पर्सन के पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी, वो क्या कहलाएगा, डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो डीम्ड ओनरशिप आई थिंक आपको समझ आ गया हो क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द स्पाउस, इसमें क्या है कि उसने ट्रांसफर करी है विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम सेपरेबल नहीं कर सकते, लाइक HUF की। उसके बाद है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे पर्सन को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रखी है। उसके बाद है पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटॉर्नी से उसके पोजेशन में लेकर आए हैं, तो वो डीम्ड ओनर कहलाएगा। उसके बाद उसको 12 साल या 12 साल से ऊपर के लिए लीज पर प्रॉपर्टी है जिस पर्सन के पास, और उसके बाद है डिस्प्यूटेड ओनरशिप है जिस पर्सन के पास, वो डीम्ड ओनर कहलाएगा। उसके बाद है डीम्ड ओनरशिप हमने क्यों पढ़ी कि ओनरशिप डिसाइड करता है कि या तो वो पर्सन खुद ओनर हो या डीम्ड ओनर भी हो, तो भी वो जो उसकी इनकम है उस प्रॉपर्टी से कहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आएगी। उसके बाद है जो थर्ड कंडीशन है, हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी, द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड। फिर है द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो थर्ड कंडीशन है हमारी, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। क्या है, अगर प्रॉपर्टी शुड नॉट यूज्ड फॉर ओन, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो प्रॉपर्टी
आगे नहीं दी वो यूज़ नहीं हो रही हो, लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ करने के लिए दियो तो वो प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ सकती है। अगर हमारी प्रॉपर्टी हम अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ करते हैं तो जो उसकी जो इसकी इनकम होती है वो बिजनेस इनकम कहलाएगी, और वो आएगी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर हम उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या रेंटल पर्पस के लिए देते हैं तभी हम वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। ये हमारी 3 कंडीशंस कंप्लीट हो गई। उसके बाद इस 3 कंडीशंस की एक्सेप्शन है कुछ। एक्सेप्शन व्हेन प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी लेट आउट टू एम्प्लॉयज। तो क्या है, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम कोई जो प्रॉपर्टी है मैं उसकी ओनर हूँ, मैंने उसको लेट आउट किया है तो उसकी जो रेंटल इनकम है वो मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करूंगी। लेकिन कौन कौन सी इनकम है जो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी लेट आउट टू एम्प्लॉयज। हमने अपने एम्प्लॉय को वो रेंट पे दे दी प्रॉपर्टी, किसके लिए कि असेसी जो पर्सन जिसकी इनकम आनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसका जो है बिजनेस क्या है एफिशिएंट हो, एफिशिएंट मैनर से चले, इसलिए उसने क्या कर दी अपने एम्प्लॉय को लेट आउट कर दी। तो वो जो इनकम होगी वो आएगी जो इनकम आएगी वो आएगी किसी दूसरे हेड में, या तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, या प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में। सेकेंड है प्रॉपर्टी लेट आउट टू गवर्नमेंट और अथॉरिटी। अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दी जाती है या गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी जाती है, किसके लिए कि हमारा बिजनेस एफिशिएंटली चले, या जैसे गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी ली किसके लिए, बैंक की ब्रांच बनाने के लिए, या पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, या पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए, ठीक है, जिससे उस बिजनेस का भी एफिशिएंटली चलेगा। तो उसका क्या होगा, बिजनेस इनकम आएगी, वो मतलब उसके लिए एक तरह से प्रॉफिट होगा। तो वो उसकी जो रेंटल इनकम है वो एज अ टैक्सेबल होगी बिजनेस इनकम के जैसे, नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है कॉम्पोजिट रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड डिफरेंट सर्विसेज। देखो बिल्डिंग एंड डिफरेंट सर्विसेज, उसका कॉम्पोजिट रेंट, जैसे एक बिल्डिंग है उसके अंदर उस बिल्डिंग की डिफरेंट सर्विसेज है, जैसे उसमें एयर कंडीशनर है, या कोई लिफ्ट लगी है, या कोई पावर बैकअप है लाइक इन्वर्टर या जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो रेंट है, तो दोनों जो रेंट है, जैसे एक तो बिल्डिंग का रेंट और उसकी सर्विस का रेंट, तो दोनों हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ बिल्डिंग का जो रेंट है वो हम क्या करेंगे, उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। और जो अदर सर्विसेज का जो रेंट है, एयर कंडीशनर, पावर बैकअप या लिफ्ट का जो रेंट है, वो या तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से करेंगे, या हम करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, ठीक है। एम्प्लॉय को प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं बिजनेस एफिशिएंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट को करते हैं बिजनेस को एफिशिएंट बनाने के लिए। थर्ड कॉम्पोजिट रेंट सर्विसेज का और बिल्डिंग का। फोर्थ हमारे पास है कॉम्पोजिट रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट व्हेन द टू लेटिंग आर सेपरेबल। देखो जब दो चीजें दी जाती हैं और उनको सेपरेट कर दिया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग है और उसकी अदर एसेट है, अगर उनको सेपरेट कर दिया जा सकता है। मान लो अगर हमने कोई प्रॉपर्टी दी, उसमें अगर कुछ फर्नीचर डला हुआ है, जैसे डाइनिंग टेबल है या कोई और टेबल है, चेयर्स है, उस एसेट को अलग किया जा सकता है, और उसका जो रेंट है तो वो अलग अलग कर दें, तो अलग अलग हेड में उसकी जो टैक्सेबल होगा। लाइक जो बिल्डिंग का है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो अदर एसेट का है वो क्या आएगा, इनकम एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अभी इसी का ये एक पॉइंट है, अगर हम कॉम्पोजिट रेंट है ऐसे बिल्डिंग का और एसेट का जिसको हम अलग नहीं कर सकते, लाइक क्या है, अगर कोई ऑडिटोरियम देते हैं उसके अंदर एयर कंडीशनर अटैच है, या उसका जो फर्नीचर अटैच है जो इनसेपरेबल नहीं है, जो यूज होगा ही होगा, तो उसकी जो पूरे सबकी इनकम किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो दोनों में डिफरेंस है, सेपरेट हो सकता है तो अलग अलग रेंट जाएगा उसका, और अगर नहीं हो सकता तो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से।
सॉरी, अगर सेपरेबल नहीं हो सकता तो जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। Income from providing paying guest accommodation is taxable as business income if the assessee is running a hotel or paying guest accommodation in a building owned by him। अगर वो paying guest के लिए देता है जो ओनर है तो वो क्या कहलाएगी, बिजनेस इनकम कहलाएगी, ठीक है। However, if the hotel building itself has been let out to someone for running a hotel in that building, अगर हम किसी और पर्सन को उसका बिजनेस, वही बिजनेस चलाने के लिए देते हैं तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मैंने आपको बताया था अगर कोई असेसी अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो बिल्डिंग यूज करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। लेकिन अगर ऐसे पर्सन को लेट आउट करता है वो वही बिजनेस और प्रोफेशन चलाए तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जा सकती है। एक्सेप्शंस हमारी कौन कौन सी हुई, ऐसी इनकम जो हम एम्प्लॉय को अगर हम लेट आउट करते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी को देते हैं, ऐसी बिल्डिंग जिसके कॉम्पोजिट रेंट आता है बिल्डिंग का और सर्विसेज का, ऐसी कॉम्पोजिट रेंट आता है बिल्डिंग का और अदर एसेट का जो सेपरेबल है, कॉम्पोजिट रेंट आता है बिल्डिंग का और अदर एसेट का जो इनसेपरेबल है। उसके बाद है पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसके उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जम्प्टेड इनकम, फुली एग्जम्प्टेड और पार्शली एग्जम्प्टेड और एनुअल वैल्यू। जो आगे का इसका पार्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।